माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ प्रियजन और आज का जो टॉपिक है व्हाट टू डू एंड व्हाट टू डू नॉट। तो जब भी आप कोई कोर्स ज्वाइन करने वाले हो, मतलब चाहे वो प्रीपेड हो, पोस्टपेड हो और आप खुद से तैयारी करने वाले हो, तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उनके बारे में बताऊंगी। पर सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। देखो, अगर आप प्रीपेड और पोस्टपेड ज्वाइन करने वाले हो, सबसे पहले पोस्टपेड वालों, जो लोग पे आफ्टर प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने वाले हैं, उनको पहले टेस्ट देना पड़ता है। अगर आपने टेस्ट क्लियर करा तो ही आपको उस कोर्स में एडमिशन मिलता है। तो टेस्ट में आपके मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। आप पहले कहीं साइड से पढ़ लो रीजनिंग मैथ्स के क्वेश्चन। आपको बैंकिंग की तैयारी करते हैं ना जो लोग, तो वहाँ पे नेट पे बहुत सारे बैंकिंग की क्वेश्चंस डले होते हैं, वहाँ से प्रैक्टिस कर लो वो क्वेश्चन को। और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते। जो बैंकिंग में रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं ना, मोस्टली वैसे ही उसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो आप वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो उन क्वेश्चन की। और या फिर आप एप्टीट्यूड टेस्ट के क्वेश्चन ढूंढ लो नेट पर, उसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ, कुछ कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो आपसे कोडिंग क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, पर इम्पोर्टेंट होता है आप पहले मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन करो। अगर आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो ना, तो कोडिंग क्वेश्चन इतना मैटर नहीं करता। तो इसलिए ट्राई करना कि एंट्रेंस एग्ज़ाम देने से पहले आप ये सारी चीज़ें पढ़ ले, जिससे कि जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो वो फेल ना हो और आप एक ही अटेम्प्ट में पास कर ले। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि अगर आप प्रीपेड और पोस्टपेड कोर्स ज्वाइन करने वाले हो तो उससे पहले आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि अब आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है और आपके पास कोई और तरीका नहीं है सॉफ्टवेयर फील्ड में जाने का, यही एक तरीका है इन कोर्स के थ्रू, तो आप उससे पहले क्या कर सकते हो, आप कोडिंग की थोड़ी नॉलेज ले सकते हो अपने आप। जैसे कि आप नेट पर जाकर जावा के बारे में सर्च कर सकते हो, क्योंकि मोस्टली जावा यूज़ होती है कोडिंग के लिए। तो आप जावा जाके सर्च कर सकते हो कि जावा के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो, थोड़ी बेसिक नॉलेज ले लो। उससे क्या होगा, जब आप ये कोर्स करोगे तो जब आपको इंस्ट्रक्टर पढ़ाएगा तो आपको थोड़ी इजी रहेगी, मतलब समझ में इजी आएगा। थोड़ी दिक्कत जो होंगी वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी वहाँ पर। और आप HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सर्च कर लो, बेसिक नॉलेज ले लो। मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरा अपने आप से पढ़ लो, पर थोड़ी बेसिक नॉलेज ले लो। तो उससे क्या होगा, जब आप ये कोर्स ज्वाइन करोगे तो आपको जो थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी होती है ना शुरू में, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। और जो आपका इंटरेस्ट होगा ना कोडिंग में, वो और बढ़ेगा, क्योंकि आपने थोड़ी चीज़ें पहले पढ़ ली। आपको पता चल गया कि ये चीज़ें हैं इसमें, तो जो आपका जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। और जो इंस्ट्रक्टर सेशंस होंगे, मतलब जो क्लासेस होंगे, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ में आएंगी। और दोस्तों, जो लोग खुद से प्रैक्टिस करने वाले हैं, मतलब उन्हें लगता है कि वो कंप्यूटर साइंस के बंदे हैं, बीटेक के हैं और वो खुद से जा सकते हैं कोडिंग फील्ड में, मतलब उन्हें लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं, अगर हम खुद से ट्राई करेंगे तो हम खुद से जा सकते हैं कोडिंग फील्ड में। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मत ज्वाइन करिए ऐसे कोर्सेज, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद करना चाहते हैं आप खुद करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि अगर आप बीटेक के हो और कंप्यूटर साइंस के ऑलरेडी हो, और अगर आपके कॉलेज में अच्छा प्लेसमेंट होता है, तो आपको इस टाइप के कोर्सेज ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले आप खुद से ट्राई करिए। और दूसरी चीज़, अगर आप इलेक्ट्रिकल के भी हो, मैकेनिकल के भी हो, और अगर आपकी कॉलेज में कंपनीज आती हैं और उसमें आपको चांस मिल जाता है सॉफ्टवेयर कंपनी में बैठने का, तो भी आपको ये कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, प्लेसमेंट अच्छा होता है अगर आपके कॉलेज में, अगर आप बीटेक के हो ऑलरेडी और कंप्यूटर साइंस के, और प्लेसमेंट अच्छा होता है, तो आपको इन सारे कोर्स को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप फाइनल ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो तो बिल्कुल ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पे इतना कंटेंट है और इतना लोग गाइडेंस भी करते हैं, तो आप उनके थ्रू जाकर अपने आप से सेल्फ स्टडी करके भी जॉब ले सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गई कि कौन कौन लोग ज्वाइन करे, किसको ज्वाइन करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, ये तो हो गई ये बारहवीं बातें। पर अब प्रॉब्लम आती है गाइडेंस की। जैसे कि हमने कोर्स ज्वाइन कर लिया, हम खुद से पढ़ रहे, पर हमें पता नहीं कि किस तरीके से जाएं, मतलब क्या चीज़ें पहले करें, किस चीज़ों पे ध्यान दें। क्योंकि कोर्स में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं और नेट पर भी सर्च करो तो इतना सारा कोर्स है, तो किससे स्टार्ट करें और कैसे हमें एक अच्छी जॉब मिले। तो दोस्तों, आप क्या कर सकते हो, जो DSA के हैं ना, इजी टॉपिक लाइक एरे, लिंक लिस्ट और स्ट्रिंग, इन पे ज़्यादा फोकस करो। अगर आप चाहते हो कि जो आपका पैकेज हो वो 5 से 10 LPA तक का मिल जाए आपको, तो आप एरे,
स्ट्रिंग और आप लिंक लिस्ट क्यू से रिलेटेड इजी क्वेश्चंस कर लो, इजी टू मीडियम लेवल की कर लो, ज़्यादा हार्ड जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि जो 5 से 10 वाली कंपनी होती है वो ज़्यादा हार्ड डीएसए नहीं पूछती फ्रेशर लेवल पर। अगर आप फ्रेशर लेवल पर जा रहे हो तो इतना ज़्यादा हार्ड डीएसए नहीं पूछा जाता, और मोस्टली जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस वो एरे से और स्ट्रिंग से ज़्यादा पूछे जाते हैं। और देखो स्टैक क्यू लग जाते हैं, कई बार स्टैक क्यू हीप भी लग जाता है, पर आप क्या कर सकते हो, आप इजी और मीडियम लेवल की क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो मोर से मोर, मतलब जितने ज़्यादा कर सकते हो उतने ज़्यादा इजी और मीडियम लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। उससे क्या होगा, कम से कम आपको 5 से 8 9 10 एलपी की नौकरी तो मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हो कि आपका जो पैकेज है वो 10 से ऊपर लगे, तो आपको जो है हीप शॉट, ग्राफिक और डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा टाइम इन सारी चीज़ों को भी देना पड़ेगा। और देखो इजी मीडियम लेवल का कर लोगे तो मैं मानती हूँ अगर आपको 5 से 8 एलपीए 10 एलपीए तक का पैकेज मिल जाएगा, अगर इजी से मीडियम लेवल तक के क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो तो। और दोस्तों देखो प्रोजेक्ट्स बनाना तो इम्पोर्टेंट है ही, और डीएसए जितना अच्छा करोगे उतना बेनिफिट मिलेगा ही। और लोग अक्सर पूछते हैं ना कि प्रोजेक्ट्स क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, तो देखो दोस्तों जो आपका रिज्यूमे होता है, आपका जो प्रोजेक्ट होता है वो उसमें मेंशन होता है कि इस बंदे ने ये वाला प्रोजेक्ट बनाया है, इसने ये बनाया है। और देखो वो आप अपने प्रोजेक्ट का लिंक उसमें शेयर करते हो कि मैंने ये बनाया है, जब भी वो उस लिंक पे जाएगा तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो खुल जाएगा, उसको दे लगेगा अच्छा इसमें ये फंक्शनलिटी है, तो वो आपसे इम्प्रेस भी हो सकता है। और अगर आपसे एक बार कोई बंदा इम्प्रेस हो जाता है, मतलब आपके रिज्यूमे से इम्प्रेस हो जाता है, तो फिर वो लगता है कि अब हम इस कैंडिडेट को लेंगे। और फिर आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, आपने प्रोजेक्ट भी अच्छा बनाया और आपने इंटरव्यू भी अच्छा दिया, तो इससे क्या होगा, जो आपका सिलेक्शन के चांसेस होंगे वो बढ़ जाएंगे और कैंडिडेट से। तो ये सब बेनिफिट मिलते हैं, मतलब प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, आपकी परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट होती है। बस इंटरव्यू में इन सब चीज़ों का ध्यान रखना कि प्रोजेक्ट्स अच्छे बनाओ, प्रोजेक्ट से मतलब बहुत जल्दी इम्प्रेस होते हैं। क्योंकि मैंने भी एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया था जिससे कि जो मोटोरोला सोल्यूशन वाले था वो थोड़े इम्प्रेस हो गए थे, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। और मेरी कई सारी ऐसी कंपनीज थी जिनको मेरे प्रोजेक्ट्स अच्छे लगे थे। मैंने मिंत्रा का क्लोन बनाया था, तो मिंत्रा का क्लोन मेरा काफ़ी अच्छा बन गया था, उसमें कई सारी फंक्शनलिटी थी, तो लोगों को काफ़ी अच्छा लगने लगा वो प्रोजेक्ट। तो अगर आप प्रोजेक्ट्स अच्छे बनाओगे ना तो डेफिनेटली प्लेसमेंट में हेल्प भी मिलेगी, और जो आपका रिज्यूमे होगा ना वो भी बहुत सारी कंपनी में सिलेक्ट हो सकता है, और अच्छी अच्छी कंपनियों में भी सिलेक्ट हो सकता है। तो देखो बस थोड़ी सी अच्छी मेहनत और परफॉर्मेंस करनी है बस आपको। देखो प्रोजेक्ट खुद से बनाना, जब आपका इंटरव्यू होगा ना तो प्रोजेक्ट आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा वहाँ पे, तो अगर आपने खुद बनाया होगा तो आप इजीली एक्सप्लेन कर दोगे, और अगर आपने खुद नहीं बनाया होगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी। इसलिए खुद करना सारे काम, क्वेश्चन भी खुद करना और प्रोजेक्ट्स भी खुद बनाना, तो ये बेनिफिट रहेगा आपको यहाँ पे, इसका बेनिफिट डेफिनेटली आपको मिलेगा। तीसरी चीज़, जैसे कि जब हम कोडिंग सीखते हैं तो हम मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हमसे लॉजिक नहीं बिल्ड हो रहे, इजी क्वेश्चन की भी नहीं हो रहे, हमसे कुछ नहीं हो रहा। तो देखो क्या कर सकते हो आप, जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है, आपको नहीं समझ में आ रहा, बहुत टाइम है और आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है, ना आपके पास कोई मेंटोर है, ना ही आपको कोई बताने वाला कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो आप क्या कर सकते हो कि उस एक सेम क्वेश्चन को यूट्यूब पे सर्च कर लो, वहाँ पे कई सारे लोग सोल्यूशंस देते हैं, तो वहाँ पे समझो कि इस बंदे ने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो दूसरे बंदे का लॉजिक देखो, उसने कैसे समझाया, उधर से भी नहीं आया फिर तीसरे का देखो, और ऐसे मल्टीपल देखकर देखो कि हर एक लॉजिक्स में क्या डिफरेंस है और क्या क्या इन्होंने नया नया सोचा। अगर आप ऐसे करोगे ना तो आपके लॉजिक डेफिनेटली बिल्ड होंगे। और आप क्या कर सकते हो, जैसे कि मान लीजिए सपोज आज आपने किसी की हेल्प से वो क्वेश्चन कर लिया, तो आप क्या करो कि कुछ दिन बाद उस क्वेश्चन को दोबारा ट्राई करो खुद से। आपको लॉजिक अब पता है कि क्या है, पर एक बार फिर से कुछ दिन बाद उस क्वेश्चन को ट्राई करो और देखो अब आपसे हो पा रहा है कि नहीं। अगर आपसे हो गया तो समझ लीजिए आपको वो चीज़ समझ में आ गई, और अगर आपसे 2-3 दिन बाद भी वो सेम क्वेश्चन नहीं हो पा रहा, इसका मतलब है आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो इससे क्या होगा, आप खुद को टेस्ट कर सकते हो कि मेरे से हो रहा है कि नहीं। तो अगर आप ऐसे ट्राई करोगे डेफिनेटली लॉजिक्स भी बिल्ड होंगे और आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर सेम बुक को बहुत बार पढ़ो तो ज़्यादा नॉलेज मिलती है रेदर देन रीडिंग डिफरेंट डिफरेंट बुक्स। तो देखो ये चीज़ मैटर करती है, अगर आप सेम क्वेश्चन को ना
2-3 बार अगर ट्राई करते हो ना तो आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ मिलेगी। आप सोच रहे होगे ये तो रट्टाफिकेशन होगा, तो मैं रट्टाफिकेशन करने को नहीं कह रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि लॉजिक को समझो और कुछ दिन बाद उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने की कोशिश करो कि मैं वही लॉजिक से मतलब इसको इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ और डिफरेंट मेथड से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर लो। मैं कब कह रही हूँ कि टू डिड वही लाइन सेम टू सेम लिखो, अपने तरीके से लिखो। और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कई सारे तरीके होते हैं, तो ये तो है नहीं कि एक ही मेथड लग सकता है उस क्वेश्चन में, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स भी लग सकते हैं। तो ट्राई करना और ये आपको डेफिनेटली हेल्पफुल करे। तो दोस्तों अब आ जाते हैं चौथे पॉइंट पर। तो मुझसे किसी ने पूछा कि मान लीजिए मुझे सॉफ्टवेयर फील्ड में नौकरी मिल गई, 3-4 महीने बाद वो नौकरी मेरी चली गई, तो अब मैं क्या करूँगा। तो दोस्तों देखो, मैं बताती हूँ, अपना छोटा सा एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करती हूँ। तो जब मेरी नवंबर में जैनपैक में नौकरी लग गई तो क्या हुआ कि रिसेंटली उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट्स नहीं दिए, मतलब किसी भी प्रोजेक्ट में मैं वर्क नहीं कर रही थी। मैं उन्होंने मुझे हायर तो कर लिया था, मुझे सैलरी भी मिल रही थी, सब चीज़ें हो रही थी, बट क्या था मैं किसी भी प्रोजेक्ट पे उस टाइम वर्क नहीं कर रही थी। उसके बाद जनवरी में उन्होंने क्या किया, मतलब हमें पढ़ाना शुरू कर दिया, मतलब ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। और ये मत सोचना कि मुझे पूरे पैसे नहीं मिल रहे थे, मुझे पूरे पैसे मिल रहे थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब मार्च बीत गया, जब तक सारी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई, मतलब जो भी उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी सब खत्म हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि मार्च ख़त्म हुआ, तब भी हमें प्रोजेक्ट्स नहीं मिले, हम वेट ही कर रहे थे। फिर अचानक से उनका कॉल मुझे अप्रैल के महीने में आता है, मतलब उन्होंने एक मीटिंग सेटअप करी मेरे साथ और उन्होंने मुझसे उस मीटिंग में कहा कि देखो हमारे पास कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, हमारी जो कंपनी है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, हम आपको प्रोजेक्ट नहीं दे सकते। तो और अगर आप थोड़ा वेट कर सकते हो, मतलब हम आपको 90 डेज़ का टाइम देते हैं, अगर हमारे पास 90 डेज़ में कोई प्रोजेक्ट आ गए तो हम उसमें आपको असाइन कर लेंगे, अदरवाइज़ आपको 90 डेज़ के बाद हमारी कंपनी को छोड़कर जाना पड़ेगा। और उन्होंने एक लेटर भी मुझे सेंड किया जिसको मुझे साइन करना था। एक्चुअली वो मेरा नोटिस लेटर था, मतलब मैं इस कंपनी से रिज़ाइन कर रही हूँ और 19 डेज़ बाद मेरी ये नौकरी चली जाएगी, ऐसे करके उन्होंने मुझे नोटिस दे दिया था। तो फिर क्या हुआ ना, उसके बाद मैंने न्यूटन वाले को कॉल किया, देखो मुझे उन्होंने ऐसे ऐसे नोटिस दे दिया है, अब मैं क्या करूँ। तो फिर न्यूटन वालों ने कहा कि आप थोड़ा इंतज़ार कर लो। पर देखो मैं डरी थी, मैं डर चुकी थी, क्योंकि मैं इसलिए डरी थी क्योंकि मेरे पास सिर्फ 90 डेज़ थे और 90 डेज़ मतलब 3 महीने। अब मुझे 3 महीने के अंदर नौकरी लेनी ही लेनी है। तो फिर मैंने उनसे कहा देखो मैं फिर आपको ईएमआई कैसे दूँगी, मतलब मुझे ये सारी चीज़ें फेसेस करनी पड़ेंगी, कैसे दूँगी, कैसे क्या होगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, मेरे जो रेफल्स हैं वो दोबारा स्टार्ट कराए और मैंने दोबारा जॉब ली, वो मैं बताऊँगी इसके बारे में। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि जितनी भी सर्विस बेस्ड कंपनीज़ होती हैं उसमें अगर आपको 6 महीने तक कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलता, मतलब अगर आप 6 महीने तक बेंच पर रहते हो तो उसके बाद वो कंपनी आपको निकाल देती है। तो ये उनका रूल होता है कि वो एक बंदे को 6 महीने तक बेंच पीरियड पर रखते हैं। अगर उसे उस बीच प्रोजेक्ट नहीं मिल पाता तो ऑटोमेटिकली उस बंदे को उन्हें निकालना ही पड़ता है, ठीक है। ये उनका रूल होता है। अब मुझे नहीं पता क्यों उनका ऐसा रूल होता है, पर वो ये रूल को फॉलो करते हैं। तो यही चीज़ मेरे साथ हुई और मेरे साथ नहीं हुई, मतलब बहुत सारे बंदे थे न्यूटन के जो जेनपैक में हायर हुए थे, उन सब के साथ भी यही सेम चीज़ हुई थी। तो न्यूटन वालों ने हम सबके रेफल्स दोबारा से स्टार्ट कराए। और मेरे साथ क्या हुआ शुरू शुरू में कि जो कंपनीज़ के मैं टेस्ट देती थी वो क्लियर नहीं होते थे। इसलिए नहीं होते थे क्योंकि इन सारे महीनों में मैंने ना तो ठीक से प्रॉपर स्टडी करी, मैं थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट भूल चुकी थी। तो फिर मैंने क्या किया, जब मुझे पता चला मेरे से टेस्ट क्लियर नहीं हो रहे, इंटरव्यू तो दूर की बात, जब टेस्ट ही क्लियर नहीं हो रही तो इंटरव्यू में कैसे बैठूंगी। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने सेल्फ स्टडी फिर से स्टार्ट करी, सारी चीज़ें शुरू से, एक एक क्वेश्चन डीएसए का फिर से करा, इजी टू मीडियम लेवल के सारे क्वेश्चंस ट्राई करे, रिएक्ट दोबारा पढ़ा। फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जो मेरे टेस्ट थे वो क्लियर होने लग गए और धीरे धीरे जो मेरे इंटरव्यूज़ थे वो भी निकलने लग गए और फाइनली मुझे नौकरी मिल गई मोटोरोला सोल्यूशन में। और वो भी उस टाइम से पहले, 90 दिन पूरे होने से पहले मुझे नौकरी मिल गई, क्योंकि मेरा लास्ट वर्किंग डेट था जनपद में 5 जुलाई और मुझे उनसे कहना पड़ा कि जो आपको मेरी रिलीविंग डेट है उसे शिफ्ट करना पड़ेगा 23 जून को, क्योंकि 24 जून से मेरी मोटोरोला सोल्यूशन में जानी है। तो मैंने वहाँ से डेट भी शिफ्ट कराई। और देखो नोटिस पीरियड में पूरी सैलरी मिलती है, मतलब आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि नोटिस पीरियड में सैलरी मिलती है कि नहीं, तो पूरी सैलरी मिलती है। मुझे पूरे टाइम सैलरी मिली,
बस लास्ट मंथ की लेट मिली क्योंकि मुझे उनकी इक्विपमेंट्स लौटाने थे, मतलब उनका लैपटॉप, चार्जर, जो भी उन्होंने इक्विपमेंट्स मुझे दिए थे जब मैंने उनकी कंपनी ज्वाइन करी थी, तो उन्होंने जितने भी इक्विपमेंट्स मुझे दिए थे मुझे वो रिटर्न करने थे। जब उनके पास सेफली वो रिटर्न हो जाते हैं और वो वेरीफाई करते कि हमने कुछ ख़राब तो नहीं कर दिया, उसके बाद ही हमारी जो लास्ट मंथ की सैलरी है वो देते हैं। और ये हर कंपनी का रूल होता है, ठीक है। और आप में से बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि मैम जो कोर्स होता है वो इंग्लिश में होता है, तो यस, कोर्स इंग्लिश में होता है और इंटरव्यू भी इंग्लिश में होता है। उसका रीज़न है, देखो मैं बताती हूँ क्या रीज़न है इंटरव्यू इंग्लिश में होने में। देखो, एक तो ये इंडस्ट्रीज़ है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के लोग होते हैं। और देखो बेंगलोर में तो ना कोई भी हिंदी नहीं बोलता, मैं आपको बता दूँ। कोई भी, मतलब बहुत कम लोगों को हिंदी आती है, लोगों को ज़्यादातर कन्नड़ आती है और बहुत से लोग मद्रासी बोलते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोगों की लैंग्वेज है। तो वहाँ पर अगर आपको किसी से बात करनी होती है तो वहाँ पे आपको इंग्लिश चाहिए ही होती है, वरना आप चुप ही रहो, तो बोलो ही नहीं, वही बेटर है। तो वहाँ पे किसी को मतलब ज़्यादा हिंदी नहीं आती। और उसका रीज़न है, देखो जो कंपनीज होती हैं जो उस उधर डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के लोग होते हैं, इसलिए जो वो मेन लैंग्वेज चुनी गई है जितने भी इंटरव्यू के लिए वो इंग्लिश चुनी गई है। तो इसलिए सारे जितने भी इंटरव्यू होते हैं वो आपके सब इंग्लिश में ही होते हैं। आप में से बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि ये तो झूठ बोल रही होगी, तो ऐसा नहीं है यार, सारे इंग्लिश में ही देने पड़ते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपकी ग्रामर प्रॉपर हो, आप बहुत फ्लुएंट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप प्रॉपर मतलब बेसिक इंग्लिश आती है और अगर आप अपनी चीज़ों को समझा सकते हो ना, तो भी आप सिलेक्ट हो सकते हो। इतना वो नहीं है कि आपको एकदम फ्लुएंट बोलना है। मैं भी कंपनी में काम करती हूँ और मेरी भी इतनी फ्लुएंट नहीं है कि मैं एकदम फॉरेनरों की तरह बोलती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे साथ। और मेरी को वर्कर्स हैं उनकी भी इतनी फ्लुएंट नहीं है, मुझे नहीं लगता कि किसी की इतनी फ्लुएंट हो, बहुत ही कम लोग होते हैं जो बहुत फ्लुएंट बोलते हैं। मोस्टली आपके मतलब नॉर्मल बोलने वाले होते हैं। तो अगर आप नॉर्मल इंग्लिश बोलना सीख गए ना, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपके ज़्यादा डाउट क्लियर करने की कोशिश करी है, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पर, जहाँ आपको पूछना हो वहाँ पे पूछ लीजिएगा, भर भर के पूछ लीजिएगा जितने भी डाउट हो, और मैं ट्राई करूँगी आपकी डाउट सॉल्व करने की। और इस वीडियो में इतना ही। और एक और चीज़, आपके जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं वो आपको आगे आने वाले वीडियो में मिल जाएंगे, फ्रंट एंड के भी मिलेंगे, बैक एंड के भी मिलेंगे, और एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि मैं किस किस कंपनी से रिजेक्ट हुई और क्यों रिजेक्ट हुई, किस किस कंपनी का टेस्ट मैं क्लियर नहीं कर पाई, क्यों नहीं क्लियर कर पाई, और किस तरीके के टेस्ट होते हैं, सारी बातें डीप में बताऊँगी, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी पर आगे आने वाले वीडियो में। और आप सबका दिन अच्छा हो। फिलहाल के लिए बाय बाय।